दोस्तों एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। पेशे से दोस्तों वो डॉक्टर होती है और तलाकशुदा थी। वह एक हॉस्पिटल में काम करती थी और जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, एक दिन वो अपने हॉस्पिटल में जाती है और देखती है कि एक नया-नया लड़का आया है, काम करने जो कि साफ-सफाई कर रहा होता है हॉस्पिटल में। वो देखती है कुछ देर तक उसको दोस्तों दंग भरी नज़रों से, हैरान भरी नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि उस लड़के की उम्र दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्यों यह कोई लगभग 18-19 साल के आसपास होता है। पढ़ाई करने की उम्र में वह पूरे हॉस्पिटल में जो पोंछा मार रहा है। दोस्तों महिला कुछ देर तक जो है ठिठक कर देखती है, रुक कर देखती है, उसको कुछ न कुछ सताने लगती है। इसके बाद अपने काम पर लग जाती है। अगले दिन आती है, उस लड़के से बात करने का दोस्तों पूरा प्रयास करते हुए उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि एक बात बताओ, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई-लिखाई की उम्र है और इस उम्र में तुम जो है पोछा मार रहे हो, साफ-सफाई का काम कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? दोस्तों उसकी जो परेशानियाँ होती है, वह अपनी सारी परेशानी है वो जो है डॉक्टर मैम को बता देता है। वो सुन कर के काफ़ी दोस्तों घबरा जाता है। उस लड़के के बदन पर ना अच्छे से कपड़े रहते हैं और ना कुछ नहीं, फटे पुराने कपड़े थे। ठंडी का दोस्तों महीना था। वो कहती है कि तुम्हारे पास, हमको लग रहा है कि कपड़े भी नहीं है। वो लड़का शर्माते हुए कहता है कि नहीं मैडम, कपड़े हैं। ऐसा हुआ कि सफाई जो साफ सफाई करना था, इस वजह से हमने कपड़े चेंज कर लिए। उसमें जो है कपड़े थे, वह कपड़ों को देख के साफ साफ लग रहा था कि इसकी हालत क्या है। जो लेडीज डॉक्टर होती है वो कहती है कि एक काम करो, शाम को तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। दोस्तों शाम को उसको अपने जो साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि घर पर वो दोस्तों अकेली रहती थी। उसका पति उसके जो है अलग रहता था, पति उससे लगाव इतना नहीं था, जिसकी वजह से दोनों ने जो है तलाक ले लिया था। और घर ले जाने के बाद दोस्तों उस लड़के के साथ जो होता है और जो करती है, लड़के ने कभी सपने में दोस्तों नहीं सोचा था और ना ही उसे उम्मीद थी। आइए पूरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं, उससे किस मकसद से उस लड़के को जो है लड़के को लेकर के, क्या वो अकेली थी, इस वजह से सच में वह लड़के की जो है मदद करने लगी। बहुत ही रोचक और सीख देने वाली दोस्तों कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में यह बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर और किस तहसील किस जिले से आप देख रहे हो। पिछली वीडियो पर कमेंट करने वाले दर्शकों के नाम भी अंत में लिए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किसी को कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आपका भाई कैलाश कुमार। आज आपके लिए दोस्तों जो एक सच्ची घटना लेकर के आए हुए है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। यहाँ पर दोस्तों एक हॉस्पिटल था जिसका नाम देव हॉस्पिटल। इसी जो है हॉस्पिटल यानी अस्पताल में एक महिला काम करती थी जो कि पैसे से डॉक्टर थी। उसका नाम दोस्तों सरिता होता है, जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 38 साल के आसपास होती है। दोस्तों सरिता का जो पति था जिसका नाम उमेश था, उमेश जो कि वह एक डॉक्टर था, लेकिन अक्सर दोनों की जो शादी के बाद स्थिति है वो बिगड़ चुकी थी। उमेश जो तो नशे का बहुत आदी था। जब भी वो हॉस्पिटल से आता था तो खूब दारू शराब पीता था और दोनों में दोस्तों आपसी विवाद यानी बहुत झगड़ा होता था। मात्र शादी के दोस्तों 4 साल तक जिंदगी चली और इस 4 साल में ही इन दोनों के बीच अलगाव हो गया। अलगाव होने के बाद उमेश को एक लड़की पसंद आ गई, किसी और के साथ शादी करने का अपना जो है घर बसा लिया। लेकिन जो सरिता थी शायद उसका जो है अब पुरुष के ऊपर है जो उस पर भरोसा उठ चुका था, या शादी के ऊपर से कह सकते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। सरिता तलाक के बाद अपनी आजादी जिंदगी जी रही है। वह नहीं चाहती कि कोई उसे टोके या पूछे वह कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कब वापस आएगी। आर्थिक रूप से किसी चीज की दोस्तों कमी नहीं थी और दोस्तों ऊपर से पैसों से डॉक्टर थी, अच्छी कमाई थी, आलीशान दोस्तों उसके पास घर था रहने के लिए। लेकिन रात के समय में अकेले रहने पर उसे एक खालीपन जरूर महसूस होता था। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। अक्सर उसके मन में आता कि काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वह अपने मन की बात कर सके और अकेलापन दूर हो सके। अपने पति उमेश के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा। उमेश भी दोस्तों एक डॉक्टर था, लेकिन शराब पीने की आदत और शक करने की वजह से दोनों के बीच दोस्तों अक्सर विवाद होता था। शादी के कुछ समय बाद उनका रिश्ता टूट गया। दोनों दोस्तों अलग हो गए। उमेश ने बाद में दूसरी शादी कर ली, जबकि सरिता ने दोबारा शादी करने न करने का फैसला किया। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। सरिता का स्वभाव थोड़ा खुला हुआ था, उसे लोगों से बातचीत करना पसंद था। वो जरूरतमंदों की मदद करने में वह पीछे नहीं हटती थी। अगर हॉस्पिटल और अस्पताल के बाहर कोई गरीब या बच्चा मदद मांगता दिखाई देता तो वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता जरूर करती थी। एक दिन दोस्तों ठंड के मौसम में करीब 11 बजे सरिता है जो अस्पताल पहुंचती है। वहां उसकी नजर एक नए लड़के पर पड़ी जो झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने का काम कर रहा था। उसकी उम्र लगभग दोस्तों करीब 19 साल के आसपास थी। ठंड दोस्तों काफी थी, लेकिन उसके शरीर पर सिर्फ एक पुरानी शर्ट और दोस्तों साधारण कपड़े थे। कपड़े देखकर सरिता को लगा कि शायद उसके पास गर्म में जो कपड़े नहीं है। वह कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने कैबिन में चली गई। कुछ घंटों के बाद जब वह दोबारा बाहर आई तो लड़का उसी हालत में काम कर रहा था। सरिता से रहा नहीं गया, उसने उसे अपने जो पास बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मैडम मेरा नाम दिव्या भूषण है। सरिता ने पूछा कि तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, पढ़ाई लिखाई की है, इस उम्र में तुम झाड़ू पोछा या सफाई का काम कर रहे हो और इतने ऊपर से ठंड तुम्हारे पास है जो कपड़े भी नहीं है। दिव्या भूषण थोड़ा झिझका और बोला, मैडम कपड़े हैं, काम करने समय में
समय मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए। सरिता समझ गई कि लड़का अपनी परेशानी छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, कपड़े की जरूरत है तो बता देना, लेकिन मुझे यह बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी कम उम्र में काम करना पड़ रहा है। लड़के ने सिर झुका लिया और कहा, मैडम मजबूरी बहुत बड़ी है, मैं आपको सब बताऊंगा। सरिता ने कहा, ठीक है, पहले अपना काम पूरा कर लो, 20 मिनट बाद मेरे केबिन में आकर मिलना। दिव्या भूषण ने सिर हिलाया और दोस्तों वो अपन अपने काम पर लग गया। करीब दोस्तों 20 मिनट बाद वह सरिता की केबिन में पहुंचा और अंदर जाने में उसे झिझक हो रही थी। वह दरवाजे के पास दोस्तों खड़ा होकर अंदर से देखने लगा। सरिता अपने काम में व्यस्त थी और कुछ कागजों तथा रिपोर्टों को देख रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी नजर दरवाजे पर खड़े दिव्या भूषण पर पड़ी। सरिता ने कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। दिव्या भूषण दोस्तों धीरे से अंदर आता है मैडम के पास। अब सरिता मैडम उसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी इस दोस्त जो है इसकी मजबूरी है, कौन सी इसकी कैसी हालात है जिसने इतनी कम उम्र में उसे पढ़ाई छोड़कर जो है हॉस्पिटल में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों वही दिव्या भूषण कुछ देर तक सरिता मैम के केबिन के बाहर खड़ा रहा। वह अंदर आने में झिझक रहा था, सरिता रिपोर्ट देखने में व्यस्त थी। जब दिव्या भूषण वापस जाने लगा तभी सरिता की नजर उस पर पड़ गई। सरिता ने कहा, अरे दिव्या भूषण अंदर आओ, कब से खड़े हो आप। दिव्या भूषण बोला, मैडम करीब 10 मिनट से आप काम कर रही थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सरिता मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हें खुद बुला है, फिर इतनी झिझक क्यों, अंदर आने में शर्माने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सरिता ने उससे पूछा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी उम्र अभी जो पढ़ाई लिखाई की है, काम करने की नहीं है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। यह सवाल सुनते ही दिव्या भूषण की आंखें दोस्तों नम हो जाती है। उसने बताया कि उसके पिता है वो दारू यानी शराब पीते, शराब के आदी हैं और अक्सर उसकी माँ के साथ जो है मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। उसकी 3 बहनें भी दूसरों के घरों में काम करती है। परिवार की आर्थिक जो हालत है इतनी खराब है कि पढ़ाई छोड़कर उससे भी काम करना पड़ा। तो दोस्तों दिव्या भूषण ने कहा, हम लोग जितना कमाते हैं पिताजी अक्सर वह पैसा भी ले लेते हैं, शराब और जुए में खर्च कर देते हैं। पैसे खत्म होते ही घर में मारपीट शुरू हो जाती है। तो मैडम मैं पढ़ना चाहता था लेकिन हालात ने मुझे जो है काम करने पर मजबूर कर दिया। सरिता यह सुनकर दोस्तों भावुक हो जाती है। उसे पहली बार किसी गरीबी और इतनी करीब से देखने को मिली थी। उसने दिव्या भूषण से कहा, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई दोबारा शुरू करो, खर्च की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कपड़ों की भी जरूरत है तो वह भी मैं दिलवा दूंगी। इसके बाद दोस्तों सरिता ने कहा, आज शाम मेरे साथ मेरे घर चलना, तुम्हें कुछ जरूरी सामान भी दिलाना है। तो दोस्तों दिव्या भूषण ने हामी भर दी, जाने के लिए तैयार था। रात दोस्तों करीब लगभग 9:30 बजे के आसपास सरिता अस्पताल से यानी हॉस्पिटल से निकलने लगी तो उसने स्टाफ के रूम में बैठा दिव्या भूषण को ढूंढ लिया। चलो दिव्या, आज मेरे साथ घर चलो। दिव्या भूषण सरिता की कार में बैठ गया और कुछ देर बाद कार की एक बड़े और आलीशान बंगले के सामने जाकर रुके। घर देखकर दोस्तों दिव्या भूषण कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने शायद अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा था। सरिता ने गाड़ी पार्क और अंदर जाने के लिए लगी। दिव्या भूषण भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया, लेकिन उसके मन में अब एक सवाल था कि सरिता आखिरकार उसकी इतनी मदद क्यों कर रही थी और इस घर में उसे लेकर आने का असली जो मकसद क्या था। और दिव्य भूषण को भी साथ ले जाती है। दिव्य भूषण जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि हॉस्पिटल से भी ज्यादा स्वच्छ और सुंदर उसका घर है। बड़ा सुंदर घर बना था। अंदर जाने के लिए कतराने लगता है। पैरों के एक टूटी फूटी चप्पल थी। सरिता उसे कहती है कि स्लीपर यहीं पर उतार दो और अंदर चलो, शर्माने की कोई बात नहीं है, घर अपना है। सरिता उसे अच्छे से ले जाती है और उसे सोफे पर दोस्तों बिठाती है। अंदर सरिता जाती है, चाय बनाती है और उसको ला करके इसको देती है और खुद पीने भी लगती है। दोनों बैठ करके चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। चाय दोस्तों खत्म होती है और उसके बाद सरिता कहती है कि दिव्य भूषण एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरी एक अलमारी है, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ कपड़े हैं, मैं निकाल करके तुम्हें देना चाहती हूँ। दोस्तों दिव्य भूषण धीरे धीरे अब कहता है कि नहीं मैडम, मुझे कपड़े मत दो। वो कहती है कि फालतू की बातें मत कर, मेरे पास कपड़े रखे हैं, कोई पहनता है नहीं, चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। दोस्तों उसको लेकर के जाती है एक अलमारी की तरफ। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत महंगे कपड़े होते हैं। तो अपनी पूरी जिंदगी में दिव्य भूषण ने ऐसा कपड़ा देखा भी नहीं था और ना इतनी कीमती। उसे उठा के लगभग दर्जनों जोड़ी कपड़े देती है और कहती है कि कपड़े तुम पहन लो और कोई चीज चाहिए तो तुम निसंकोच बताओ, बेफिक्र होकर के। वो कहता है कि नहीं मैडम, आपने जो मुझे दे दिया यही मेरे लिए पर्याप्त है। वो कहती है ठीक है। उससे कहती है कि दिव्या भूषण एक काम करो, तुम आज मत जाओ, यहाँ रुक जाओ, साथ में हम लोग जो है काम पर चलेंगे, कल चलेंगे। तो दिव्या भूषण कहता है कि फिर मुझे माँ को फोन करके बताना पड़ेगा, नहीं मेरी माँ परेशान हो जाएगी। तो रात को दोस्तों पप्पा भी आएगा, इनको पता है कि अब दारू पी के मारेगा, कि पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। तो सरिता कहती है कि ठीक है, एक काम करो, अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं बात करूंगी। तो दोस्तों दिव्या भूषण की अपनी मम्मी का नंबर देता है। सरिता फोन मिलाती है और उससे बात करती है और कहती है कि एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई की उम्र में हो और इससे तुम काम करवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ,
पढ़ लिख के हो सकता है कि तुम्हारा जो परिवार आज गरीबी में पल बढ़ रहा है और कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो गरीबी जो है वह कट जाएगी। क्या तुम लोग उसे गरीबी रहना चाहते हो? उसकी माँ जो होती है दोस्तों वो रोने लगती है, सारे दुख दर्द बताती है। और दोस्तों सारी कहानियां वही बताती है जो दिव्य भूषण ने बताया था। कहीं ना कहीं अब दिव्य भूषण की बातों पर उसे भरोसा हो चुका था और वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अगर दिव्य भूषण पढ़ना चाहता है तो मैं इसकी पढ़ाई का देखभाल उठाऊंगी, खर्च भी उठाऊंगी और देख रेख भी करूंगी। ऊपर से मैं आपको एक फोन इसलिए किया था कि दिव्य भूषण जो है आज मेरे साथ है, मेरे घर पर है, घर नहीं जाएगा, परेशान मत होना। तो कहता है ठीक है मैडम जी, जैसे आप कह रही हो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो उसकी माँ थी बहुत अच्छी थी, सौभाग्य की बहुत अच्छी थी। उसके बाद दोस्तों जो दिव्य भूषण था उस रात वहीं रुक जाता है दिव्य भूषण, और इन दोनों में बहुत बातें होती हैं। पति के तलाक होने के बाद कहीं ना कहीं जो दिव्य भूषण थे वो भी थोड़ा बहुत ड्रिंक भी लेने लगी थी, क्योंकि रात को आती थी, दिन भर जो है काम थकान दूर करने के लिए थोड़ा बहुत ले लिया करती थी, ड्रिंक कर लिया करती थी और वह जाती थी, 2 पैक ड्रिंक कर लेती है और पीती है। खाना जो पीना है वह ऑनलाइन मंगवाती है, ऑर्डर वाला आता है, खाना दे के चला जाता है। उस रात खाना जो दिया, उसके बाद दिव्य भूषण के लिए भी आता है और उनके लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। दिव्य भूषण भी खाना खाता है और यह भी जो है खाना खाते हैं। और दोस्तों खाना खाने के बाद दोस्तों दोनों सो जाते हैं अपने बिस्तर पर। अगले दिन सुबह होती है, दोनों उठ करके तैयार होते हैं। तैयार होकर जो सरिता थी उसको सबसे पहले गाड़ी में बिठाती है। जो फटे पुराने कपड़े थे उसे कहती है कि यहीं से फेंक दो, सारे जो नए कपड़े दिए रहती है। कहती है कि यह कपड़े पहनो, अच्छे से जो है ठंड के कपड़े थे, जो पैंट शर्ट थे सब कुछ पहनता है। पहन करके दोस्तों तैयार होता है, उसको लेकर के जाती है एक फुटवेयर की दुकान पर। वहाँ एक अच्छा सा दोस्तों उसको जत्ता है जो वो भी दिलवाती है और खरीद करके उसका जो भी है कोचिंग सेंटर ले जाती है, जहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी और तुम्हें यहाँ पर पढ़ने आना है। आज के बाद तुम्हें काम जो है काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी तनख्वाह जितनी सैलरी तुम्हें वहां मिलती है, तुम्हारा काम यह रहेगा, तुमको मेरे घर पर रहना है और मेरी देख रेख करना है, घर की देख रेख करना है और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई करना है। यह सुनकर के जो दिव्या भूषण काफी दोस्तों खुश हो जाता है कि चलो कम से कम नौकरी भी है, पैसा भी मिलेगा, साथ साथ में टाइम भी मिल रहा है, पढ़ने लिखने में क्या बुराई है। दोस्तों उसको फिर एक कॉलेज लेकर के जाती है, उनके परिचित का होता है सरिता के। वहां जाती है कि लेट तो हो ही चुका, तो कहते हैं कि ठीक है, जो 2 3 4 महीने बचा है इसको बोलो कि यहाँ पढ़े, उसके बाद अप्रैल से नया जो सेशन चालू होगा तो मैं उसका एडमिशन कर लूंगा। तो कहती है कि ठीक है। तो सब दोस्तों 4 5 महीने के लिए भी स्कूल जाने लगता है। अभी यहीं से इसकी जो जिंदगी होती है वह बदलने लगती है दोस्तों। उसके पीछे जितना पैसा लगता है वो पूरा खर्च करती है केवल सरिता। कहीं ना कहीं सरिता का यह स्वभाव देख के जो दिव्य भूषण था उसको भी लगने लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। अगर कोई मेरा सहारा बन रहा है, मदद कर रहा है, तो मुझे समय गंवाना नहीं चाहिए, ना ही जो है मुझे अपने जीवन के साथ खेल खेलना नहीं चाहिए। मेरे पिता कैसा है, मेरी माँ कितनी मुसीबतें उठा रही है, 3 बहनें पढ़ लिख के अगर कुछ बन जाऊंगा तो शायद घर परिवार की स्थिति भी सुधर जाएगी। नहीं तो जैसे सब लोग इधर उधर झाड़ू पोछा मार रहे हैं, घर में बर्तन धो रहे हैं, वैसे ही जिंदगी कटेगी। पढ़ा लिखा हूं नहीं, नौकरी मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की या साफ सफाई करने की, कोई भी अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। इससे अच्छा है कि पढ़ लूं। दोस्तों अब वह पढ़ने लगता है। अब उसके जो भी जरूरत किताबें होती है सरिता उसे सब कुछ दोस्तों दिलवा देती है। और दोस्तों उसको ट्यूशन यानी कोचिंग भी दिलवा देती है और एक उसे साइकिल खरीद देती है। साइकिल से कोचिंग जाए और स्कूल जाए, उसकी पूरी तरीके से है दोस्तों जिंदगी सरिता के हाथों में आ जाती है। और दोस्तों सरिता उसकी जिंदगी संवारने का पूरा प्रयास करने लगती है और वो भी मन लगा के पढ़ने लगता है। सरिता जब भी आती वो घर में मिलता, कोचिंग से अपना घर आके पढ़ाई करता, खाने पीने का पूरा इंतजाम वह कर ही देती है। दोस्तों जो खाना बनाने वाली होती है उसको जो है कंटिन्यू कर देती है कि तुम आओ, सुबह भी खाना बनाओ और शाम को भी मेरा खाना बनाने के लिए आना, क्योंकि दिन में वह रहता था। उसके बाद दोस्तों यही से जो दिव्य भूषण की जिंदगी होती है वह बदल जाती है। खूब मेहनत करता है, समय जो है बीतता जाता है, वक्त वो बीतता जाता है। लगभग दोस्तों 5 साल का समय बीत जाता है, तैयारी कर रहा होता है। तैयारी के साथ साथ दोस्तों इसका एग्जाम लग जाता है, एक फॉर्म भरा होता है जो कि एसएससी सीजीएल का होता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल की भरपूर तैयारी करता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद इसका जो है एडमिट कार्ड आ चुका होता है। पेपर दोस्तों देने जाता है, जिसका पेपर जो जयपुर में था। जयपुर में जाकर के पेपर देता है। जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों रिजल्ट देकर के बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। जो सरिता मैडम होती है वो भी बहुत खुश होती है, क्योंकि इसका जो प्री था वो निकल चुका था। अब दोस्तों इसके पास थोड़ा सा और मेहनत बची थी, अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता मेंस निकल जाता और उसके बाद इसकी नौकरी तो पक्की है। दोस्तों अब इसके बाद यह लगने लगा था कि मैं अपने भविष्य की
जो सीढ़ियाँ हैं उस पर मैंने पैर रख चुका हूँ। अब मुझे धीरे-धीरे करके चढ़ना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाज़ी में चढ़ूँगा तो हो सकता है कि फिसल करके फिर गिर जाऊँगा। अब दोस्तों कहते हैं कि मुझे धीरे-धीरे अपने मन ही मन में सोचता है कि धीरे-धीरे अपनी मंज़िल तक पहुँचना है। यह दिन-रात खूब जो है कठिन मेहनत करता है, खूब पढ़ता है और मन लगा के पढ़ता है। लगभग दोस्तों 1 साल का समय मिलता है और इसको पढ़ने में। अब ये इस 1 साल में दोस्तों इसका मेंस आ जाता है और मेंस का एग्ज़ाम देने जाता है। तो इस बार जो मेंस होता है दोस्तों ये लगभग मेरठ के आस-पास होता है। दोस्तों मेरठ जिले में जाता है, मेंस देता है और दोस्तों मेंस देने के बाद जब इसका रिजल्ट आता है लगभग 6 महीने के बाद, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों जब यह देखता है तो अच्छे नंबरों के साथ पास होता है। फिर वह स्थितियाँ दोस्तों गुजरती है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं, यह भी खुश हो जाता है। जब यह देखता है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों यह जीएसटी डिपार्टमेंट में इसकी जॉइनिंग होती है, जैसे-जैसे यह अपना जॉइनिंग लेटर देखता है, सिलेक्शन लेटर, यह बहुत खुश होता है, बहुत खुशी होती है। उसके बाद दोस्तों उतनी ही सरिता खुश होती है, उसके घर में इसकी माँ भी खुश होती है, कोई ठिकाना नहीं होता है, बहनों की खुशी का कोई दोस्तों कोई ठिकाना नहीं होता है। ये अपना जो रिजल्ट आया होता है उसको लेकर के जब सरिता के पास पहुँचता है तो सरिता को देखकर खूब रोने लगता है, उसके पैरों में गिर पड़ता है और लगभग 10 मिनट तक रोता रहता है दोस्तों। सरिता से उठाती है, अपने पैरों से और कहती है कि क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो? तो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तो वह कह के उसके हाथ में रिजल्ट देता है, उसको दिखाता है और कहता है दोस्तों, कहता है कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो सिर्फ़ आपकी देन है, अगर आप मुझे उस हॉस्पिटल से कूड़े-कचरे से ना उठा ले आती शायद मैं आज वहीं फिर साफ-सफाई कर रहा होता। किसी कोने में पड़ा रहता। सरिता समझ नहीं पा रही थी कि कहना क्या चाह रहा है। सरिता कहती है कि साफ-साफ बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है कि इसको पढ़ो। दोस्तों सरिता जब पढ़ती है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, उसको गले लगा देती है और कहती है कि सच में जो मैंने उम्मीद रखी थी उस उम्मीद पर तुम खरे उतरे, तुम्हारी जगह हो सकता है कोई और होता जिस हिसाब से तुम्हें पैसे खर्च कर रही थी उसका दुरुपयोग किया जाता और पढ़ता कि नहीं पढ़ता इसकी कोई गारंटी, इसकी कोई जवाबदारी नहीं होती। लेकिन जब मैं देखी कि तुम्हारा पढ़ने में रुचि है, मेहनत कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। बस ये है कि ज़िंदगी में चाहे जहाँ रहना अपने परिवार का ख्याल रखना और कभी भी एक बात याद रखना कि कभी अहम मत करना पैसों का। गरीब को गरीब समझना और अमीर को अमीर समझना। गरीब को बेशक गरीब ही समझना क्योंकि तुम इस जगह से उठ करके सरिता की बातों सुनकर दिव्य भूषण भावुक हो जाता है। उसने कहा मैडम आपको और अपनी पुरानी ज़िंदगी को कभी नहीं भूलूँगा, अगर कभी कोई ज़रूरतमंद मेरे सामने आया तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। समय दोस्तों बीतता जाता है और मेहनत के बाद दोस्तों दिव्य भूषण का सरकारी विभाग में दोस्तों चयन हो जाता है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह दोस्तों बदल गई, लेकिन उसके व्यवहार में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है और वह आज भी सरिता को अपनी माँ और मार्गदर्शक की तरह सम्मान देता है। और रोज उनसे कुछ देर बात जरूर करता है दोस्तों। कुछ समय बाद दिव्य भूषण की शादी भी हो गई। उसकी शादी में सरिता ने परिवार के सदस्य की तरह जिम्मेदारी निभाई। जिस लड़के के पास कभी ढंग के कपड़े नहीं थे और जो मजबूरी में साफ सफाई का काम करता था, आज वह अपने पैरों पर दोस्तों खड़ा हो चुका है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर हमारे पास किसी की जरूरतमंद की जिंदगी बदलने का मौका हो तो उसकी दोस्तों मदद जरूर करना चाहिए। किसी इंसान की गरीबी और उसकी काबिलियत तय नहीं करती, सही मौका और मेहनत मिले तो वही इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।